नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अब अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। हरहुआ स्थित लॉन पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है उन्होंने और उनको संबोधित भी किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराया है। बैठक में उन्होंने कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है। गुजरात निकाय चुनाव परिणाम इसका ताजा उदाहरण है। केरल, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का हवाला दिया उन्होंने कहा कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं से लेकर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी भूमिका काफी बढ़ गई है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और क्या कुछ मंत्र दिया गया है जेपी नड्डा की तरफ से? देखिए, जो खास मंत्र दिए गए हैं वो 3 मंत्र दिए गए हैं और हम बात भी कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से आज जो मंत्र मिले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से जीत के लिए, क्या क्या मंत्र हैं? हम बूथ को मजबूत करना है, मंडल को मजबूत करना है, जिला को मजबूत करना है। बूथ, मंडल, जिला 3 पर ये सूत्र था आज की बैठक का। बूथ, मंडल, जिला, यानी पहले बूथ मजबूत करना है, फिर जिला मजबूत करना है, फिर मंडल मजबूत करना है और बूथ, मंडल, जिले के आधार पर 2022 का रण लड़ना है। यहाँ पर महिला वो भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, किस तरीके का आज जीत का मंत्र मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? बूथ, मंडल, जिला का उन्होंने मंत्र दिया है। बिल्कुल मंत्र देने वाले हैं। वो यही है कि इतने दिन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय तो था ही हम लोगों का गुलाब बाग में। ये बड़ा उन्होंने इसीलिए बनाया कि सबसे संवाद हो। कार्यकर्ता संगठन में मेन 3 चीज़ों की हो जाए, संवाद होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए और कार्यालय होना चाहिए। जब कार्यालय बड़ा होगा, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया है तो कार्यालय भी बड़ा हो गया है और कार्यकर्ताओं से जो संवाद होना है, जो बेस है, वो उसको प्राधान्य मिलेगा। इसीलिए इस कार्यालय का बड़ा उद्घाटन हो रहा है। 2022 को लेकर क्या बताया? चुनाव को लेकर 2022 चुनाव 2022 में पहले हम लोगों ने जो मैक्सिमम सीटें हम लोगों ने जीती थी, इससे भी ज़्यादा हम लोग सीटें जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे माननीय योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने सब वर्गों के लिए काम किया है, चाहे युवा हो, महिला। क्या किसान को लेकर भी बात हुई आज? किसान को बात हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। और मुझे लगता है ये किसान जो ये निकला है, नियम जो बना है या ये आया है, वो किसान के फायदे का ही आया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आप लोगों को टिप्स मिले हैं, उसके आधार पर क्या मिला और कैसे जीतेंगे अब आप लोग 2022 का चुनाव? जरूर जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। जहां नारियों के लिए फ्रीडम हो, तो वो जब परिवार बहुत अच्छा। बार क्या लग रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे विधायकों को, सांसदों को बुलाया था, महिलाओं को भी कुछ टिकट मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? महिलाओं को लेकर देखिए, हर जगह 33% आरक्षण महिलाओं के लिए कहा ही गया है और वो पार्टी हर जगह दे रही है, तो यहाँ सीटों में भी वो जरूर देगी, ये पूरा विश्वास है। जो मैं बता रहा था और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ नए कार्यालय की, जहां से इस बार बीजेपी 2022 का रण लड़ेगी, युद्ध लड़ेगी और इसीलिए इसको हाईटेक बनाया है। बूथ, मंडल और जिले के आधार पर इस पूरे कार्यालय को बनाया गया है, जिस पर सारे आईटी रूम बनाया गया है, वॉर रूम बनाया गया है, आईटी के योद्धाओं के लिए रूम बनाया गया और 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक साथ मीटिंग भी हो सकती है। तो अभी आपने सुना बूथ, मंडल, जिला। आज के मंथन से ये 3 मंत्र निकले हैं, बूथ, मंडल, जिला तैयार करना। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी ने वाराणसी में आरोग्य मेले का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला संचारी रोग नियंत्रण के लिए शुरू किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ ही हम दिमागी बुखार, उन तमाम बीमारियों को मात देने की कोशिश में हैं जिनके चलते अक्सर हजारों मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि बाहर शौच करने, गंदगी और शुद्ध पेयजल के अभाव के चलते कई बीमारियां होती हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं, पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर
75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। ये जितनी भी विषाणु जनित बीमारियां हैं, इन विषाणु जनित बीमारियों के पीछे कारण था खुले में शौच और गंदगी, शुद्ध पेयजल का अभाव। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर परिवार को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम किया, जिनके कारण आज जल जीवन मिशन के अंदर हर घर नल की एक नई योजना आ रही है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। वहीं वाराणसी पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत पहले से काफी सुधरी है और एनसीआरबी के आंकड़े और प्रदेश में निवेश बढ़ना इस बात का संकेत भी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिन रात मोदी के सपने देखते रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आने पर ही प्रियंका मंदिर क्यों जा रही हैं। पता नहीं उनसे कौन किसी ने पूछा था कि आप डरते हो या नहीं डरते हो, तो नहीं डरते तो बोलने की क्या जरूरत है, और कोई पूछ रहा है तो बताओ। तो ये उनको जीते मतलब जागते हुए और सोते हुए उनको यही कुछ सपने आते होंगे। नहीं, वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छी चीज़ है, मगर चुनाव आते आते ना जाएं। जब चुनाव के पहले भी 5 साल जो होते हैं, 4 साल, उसमें भी जाते ना तो अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल तक संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी का ऑफिस पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब इंतजार है इस भव्य 5 मंजिले ऑफिस के उद्घाटन का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यहां पार्टी पदाधिकारियों के दफ्तर और मीटिंग हॉल बनाए गए हैं। ये 5 महले का है। यहाँ सब एकदम फर्निश्ड है, लिफ्ट लगा हुआ है, सब फ्लोर पे एसी लगी हुई है और यहाँ पे तीनों अध्यक्ष बैठेंगे, महानगर, गंगा पार, जमुना पार। मीटिंग हॉल भी इसमें है और वीआईपी रूम, गेस्ट रूम भी है। संगम नगरी प्रयागराज में बीजेपी का ऑफिस बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 5 मंजिला यह आलीशान बीजेपी का ऑफिस जो है वो तैयार हुआ है। इसका वर्चुअल उद्घाटन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष करने वाले हैं, जेपी नड्डा करेंगे। इसके बाद जो है इसमें जो प्रदेश के तीनों महानगर हैं, गंगा पार, यमुना पार और शहर, उसके अध्यक्ष यहाँ पर बैठेंगे। माना जा रहा है कि 2022 की जो रणनीति है उसकी भी संचालन यहीं से होगी और हुंकार जो 22 का चुनाव है वो उसकी हुंकार जो है यहीं से भरी जाएंगी। सारी कार्यप्रणाली जो है वो यहीं से किया जाएगा। तो बीजेपी का यहाँ पर पहले एक छोटा सा ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब उसी जगह पर बीजेपी का ये शानदार भव्य ऑफिस बन करके तैयार हुआ है। अगर बात करें इस ऑफिस की, तो इस ऑफिस में किचन की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, मीटिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसके साथ ही लिफ्ट की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 74वां संस्करण है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन और आस्था है। पानी वर्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो। माघ के दिनों में तो लोग अपना घर, परिवार, सुख सुविधा छोड़कर पूरे महीने नदियों के किनारे कल्पवास करने जाते हैं। इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ।
पूर्व मंत्री मनोज पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। विजिलेंस ने मनोज पांडे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की अनुमति मांगी है। विजिलेंस ने गोपनीय जांच के बाद शासन से जांच की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच शुरू भी कर दी थी। उनके ऊपर सरकारी पट्टे की जमीन को लेकर धांधली के आरोप थे। गोपनीय जांच में मिले सबूतों के बाद विजिलेंस ने जांच की अनुमति मांगी है। मनोज पांडे अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां पर अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। बस्ती से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुलडोजर चला है यहां पर। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं किया गया था। अवैध रूप से बने कई मकान, दुकान यहां पर ध्वस्त किए गए हैं। महिला अस्पताल के पास अवैध कब्जा किया गया था। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। और एक बड़ी खबर कुशीनगर से भी है, जहां पर जमीन विवाद में गोली चल गई है। एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खेत में काम करते वक्त विवाद हुआ था। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया है। मौके पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बेदू पार मुस्तकिल गांव का मामला है। दोनों तरफ से ईंट पत्थर भी चले हैं। लाठी डंडों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए आप। पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और मथुरा में दो लोगों के बीच सड़क पर मारपीट हो गई। काफी देर तक दोनों गुत्थम गुत्थई करते रहे। इस दौरान एक शख्स ने दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस दौरान वहां से निकल रही पुलिस की गाड़ी को देखकर पिट रहा युवक गाड़ी के सामने पहुंच गया और पुलिसकर्मियों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन पुलिस ने गाड़ी नहीं रोकी और आराम से आगे निकल गए। ये वीडियो मथुरा के BSA कॉलेज रोड का बताया जा रहा है। आगरा के ताजमहल की खूबसूरती की पूरी दुनिया कायल है, लेकिन इन दिनों ताज पर कुछ जगहों पर हरे दाग दिखाई दे रहे हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक जैसे ही मौसम बदलता है, यमुना नदी के पानी में कीड़े पनपने लगते हैं। ये कीड़े उड़कर ताजमहल पर आकर बैठ जाते हैं। ये कीड़े जो गंदगी फैलाते हैं, उससे संगमरमर पर हरे दाग लग जाते हैं। इससे ताज को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन हाँ, इसकी खूबसूरती पर ज़रूर असर पड़ता है। पुरातत्व विभाग भी समय समय पर इन हरे दागों को साफ करता रहता है। ये गोल्डी कायरोनोमस कीड़ा है और ये स्टडी से पता लगा ये टाइम टू टाइम सीजनल आता है। कुछ समय के लिए आता है और अब जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया है और ये कुछ 10-15 दिन के लिए रहेगा और उसके बाद अपने आप ही जो है ये हट जाएगा। ताजमहल को बहुत नुकसान तो नहीं है, ये भी स्टडी हमने करी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो जो उसमें जो अपना उत्सर्ग करता है उससे थोड़ा सा जो है कलर जो है वहाँ पे हरे रंग का आ जाता है। उसको हम जो है टाइम टू टाइम साफ कर देते हैं। शाहजहांपुर पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने 12 लाख की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तस्कर अफीम की खेती करने वाले किसानों से सस्ती दरों पर अफीम लेकर सप्लाई किया करते थे। मामला थाना जलालाबाद इलाके का है। बीते 24 घंटे में शाहजहांपुर पुलिस ने जुआ, सट्टा, शराब और अवैध शस्त्रों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इसमें कुल 45 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 9 अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार हुए हैं। जुआ सट्टा में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और 32 व्यक्ति अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए हैं। इनके पास से कुल 305 लीटर अवैध देसी शराब की बरामदगी की गई है। 2000 लीटर लहन बर्बाद की गई और 4 भट्टियाँ बरामद हुई है। एटा में पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 700 पेटी शराब जब्त की गई है। ये लोग 3 गाड़ियों में इसे छिपाकर हरियाणा से बिहार लेकर जा रहे थे। पकड़ी गई शराब की कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने चारों शराब तस्करों को जेल भेज दिया है और इस धंधे से जुड़े बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। GT रोड पे चेकिंग के दौरान शराब तस्करी में संलिप्त 3 वाहनों को पकड़ा है, जिनमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से ये अंग्रेजी शराब तस्करी के लिए जो सोनीपत हरियाणा से बिहार के लिए ले जाई जा रही थी, इसको 700 पेटी बरामद की गई है।
हरदोई में एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। आरोप के मुताबिक अपने रिश्तेदार के यहां रहने वाले युवक उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके साथ छेड़खानी की। जब बालिका नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान वो आरोपी के घर पर पहुंचे। उन्हें देखकर युवक फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया है, जो कि धारा 354 7/8 पॉक्सो है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पीड़िता जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। शीघ्र ही आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर में 4 बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर धावा बोल दिया और हथियारों के बल पर डराकर घर में रखी लाखों की ज्वेलरी और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा, इस बात का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया है कि अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे के आसपास और यहाँ पर कुछ बदमाश आए थे। कुछ बदमाशों ने जो है बलपूर्वक जो है इनके घर से 9 ज्वेलरी आइटम और 1.5 लाख रुपये जो है बलपूर्वक इनसे लूट लिए गए हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनकी धरपकड़ जारी है और शीघ्र ही घटना का नाम रखकर हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम अलग अलग करिश्माई करामती बच्चों से मिले। उनमें से एक हैं केरल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होकर। सिद्धार्थ, hello, this is Anand here. How are you? I'm fine, sir. How was your experience? Well, the experience was really nice, and I would like to say that I was able to participate in a national platform like Young Genius because of the support and encouragement of several people. Overall, talking about the program was very great, and it was very great to have a conversation with you, sir. Which is the moment that you will remember? What I remember was when you told about that, as usual, everybody has some nervousness before speaking even. So that was, and I was happy that I found the topic and I'd read about it. So I just collected my thoughts and said it. And when after that speech is over, I was quite happy. Keep doing this, what you're doing. Okay, sir, sure.